So, okay, student, now let us start today's class of current affairs. So, first of all, let me discuss with you, let me clear that what is the exact strategy to cover up current affairs, right? मैंने आपके साथ फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं वो थोड़ा सा स्टूडेंट की एक क्वेरी रहती है कि सर करंट अफेयर्स में एग्जैक्टली करना क्या होता है, और करंट अफेयर्स में हम लोग क्या हमें कवर अप करना है, कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स का एक सिलेबस है, क्या एग्जाम में किस तरह से करंट अफेयर्स एग्जामिनर पूछता है। तो वो सभी बातें पहले हम लोग फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं. आई विल try to give the answer of all the queries of the student. करंट अफेयर्स, तो सिलेबस जो है करंट अफेयर्स का, आप ऐसे मान के चले कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सिलेबस है, राइट? अब ये 6 मंथ्स का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जाम्स जून में है तो मैंने आपको बताया था कि मई मंथ में आपका पेपर जो है वो डिजाइन और फ्रेम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी जो भी आपका कमीशन है, वो जो भी फैकल्टीज वो हायर करते हैं उनको टारगेट देते हैं कि आप हमको पेपर फ्रेम करके हमें शेयर कर दें, क्योंकि जून में हम लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे. तो जो भी एग्जामिनर है करंट अफेयर्स के, वो मई में करंट अफेयर्स को फ्रेम कर रहे हैं. तो आप ये मान के चलो कि अप्रैल से लेकर हम लोग 6 मंथ्स काउंट करते हैं, जैसे अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर. नवंबर से लेके अप्रैल तक के जो 6 मंथ्स होंगे वो बहुत क्रूशियल 6 मंथ्स होंगे, और 80% चांसेस होते हैं इन्हीं 6 मंथ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, करेक्ट? तो हमारी क्लास का टारगेट क्या हुआ कि हम ये 6 मंथ्स को कवर अप करेंगे अपनी क्लासेस में, और बड़ी टू दी पॉइंट, बड़ी क्रिस्प वे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. वैसे एक मंथ में मैं आपको बताता हूं कि मैं 4 मैगजीन्स एंड 3 न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदुस्तान टाइम्स, और बाकी कुछ मैगजीन्स जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, इंडिया टुडे है, फ्रंट लाइन है, राइट, क्रॉनिकल है, मैगजीन है क्रॉनिकल, एक योजना मैगजीन आती है इंडिया की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उसको इशू करती है मंथली. तो इन सारी मैगजीन्स को हम लोग पढ़कर अराउंड 900 न्यूज होती हैं मंथ में. लेकिन आप देखोगे मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हार्डली 50 to 60 बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके टारगेट को हिट करेंगी वो आपके साथ डिस्कस करूंगा. वैसे जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलमोस्ट करंट अफेयर सेम होता है, लेकिन थोड़ा वेरी करता है कंपटीशन टू कंपटीशन. लेकिन आप लोगों का जो सीयूईटी का पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं कंबाइन वे में, ताकि उस तरह के करंट अफेयर डिस्कस करूंगा जो हर एग्जाम में टारगेट को हिट करे, करेक्ट? तो हार्डली 900 फैक्ट्स और न्यूज में से हम 50 to 60 करंट अफेयर्स को गो थ्रू करेंगे, और ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें एक मंथ में 50-60. और करना कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्लास में इतनी बार डिस्कस कर लेंगे, इतनी बार रिवाइज कर लेंगे कि आपको अलग से उसको कुछ रट्टे नहीं मारने, वो यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, करेक्ट? चलो, तो ये तो बात रही नवंबर टू अप्रैल 6 मंथ्स करंट अफेयर्स. इसके अलावा हम लोग थोड़ा एक ऐसा चांस लेते हैं कि बाई चांस आपकी कुंडली में साढ़सती शुरू होगी, आपका टाइम खराब चल रहा है, और एग्जामिनर ने सितंबर करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन डाल दिए, या मई में कोई धमाकेदार न्यूज आ गई और वो आपके एग्जाम के टारगेट को हिट करने लग गई. तो हम लोग एक सेफ साइड के लिए सितंबर और मई मंथ में बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज को क्लब करके एक मंथ का करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं, हमारा जो सिलेबस होता है वो होता है 6 मंथ +1 -1. -1 यानी सितंबर, और +1 यानी करंट अफेयर्स ऑफ द मई मंथ, करेक्ट? तो ये हमारी प्लानिंग होगी करंट अफेयर्स के सिलेबस की, नवंबर टू अप्रैल, and then important news of September 2022 and important news of May 2023 in one class will discuss, correct? तो आई थिंक होप आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हमारा करंट अफेयर्स में टारगेट क्या है. अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के सिलेबस की, कि करंट अफेयर्स में क्या क्या सेक्शंस होते हैं, वो चलते हैं आगे एंड डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन को, करेक्ट? ठीक है, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे करंट अफेयर्स में ये टॉपिक्स होते हैं एक मंथ में. ये टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं एवरी मंथ, राइट? जैसे नेशनल न्यूज.
अब नेशनल न्यूज में जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं कि नेशनल लेवल पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट योजना, परियोजना, स्कीम, या नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने कुछ ऐसा धमाकेदार काम कर दिया जो नेशनल लेवल पे बड़ा हिट हो गया, तो वो न्यूज हम लोग कवर अप करेंगे उस मंथ में, करेक्ट। इंटरनेशनल न्यूज की अगर बात करें तो जैसे G20, अगर आपको कुछ आइडिया हो, G20 की कॉन्फ्रेंस जो है, इंडिया इस बार उसका चेयरमैन है उस कॉन्फ्रेंस का, और अभी G20 के डेलीगेट्स इंडिया में आने शुरू हो गए हैं जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अलग अलग इंडिया के सिटीज में G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है। G20 एक ग्रुप है जिसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के कंट्रीज उसमें मेंबर है, इंडिया भी उसका मेंबर है, तो 20 कंट्रीज उसमें मेंबर है। तो इंडिया इस साल उसका चेयरमैन है, तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो मुझे उम्मीद है कि G20 से शायद कोई एक क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर आएगा। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस अगर किसी कंट्री में चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, या इंडिया का जीडीपी इस समय कितना है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की क्या प्रिडिक्शन है, या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई नई पॉलिसी हो, दैट वी विल डिस्कस। स्पोर्ट्स सेक्शन में हम बहुत ही धमाकेदार न्यूज डिस्कस करते हैं, जैसे कोई वर्ल्ड कप लेवल का कोई स्पोर्ट्स हुआ हो वो डिस्कस करेंगे, उसमें कौन जीता कौन हारा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स सेक्शन है विंबलडन टेनिस, अगर आप लोग को हॉबी हो टेनिस की, लॉन टेनिस, उसमें ग्रैंड स्लैम्स होते हैं 4, वो हम लोग जरूर डिस्कस करते हैं जब हमारी रेंज में अगर आएंगे वो, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस। एंड फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई हमने नया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया हो, या हमने कोई मिसाइल को टेस्ट किया हो, तो इस तरह के पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई सुपर कंप्यूटर इंडिया ने या किसी कंट्री ने बनाया हो, दैट वी विल डिस्कस। पर्सन इन द न्यूज, जैसे अगर कोई नया चेयरमैन, कोई नया सीईओ किसी कंपनी का, या हमारे इंडिया में जैसे कोई बहुत रिनाउंड पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई नया अपॉइंट हुआ हो, या अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई हो, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, करेक्ट। कोई बॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, कोई जर्नलिज्म की फील्ड की कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, कोई बहुत ग्रेट लीडर, किसी की डेथ हो गई हो, वो सब हम लोग पर्सन इन द न्यूज में डिस्कस करते हैं। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, G20, ब्रिक्स, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, या G20, G8, सार्क, आसियान कंट्रीज, इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस अगर हुई है 6 मंथ्स में, तो वी विल डिस्कस। और फिर जो कुछ बच गया मंथ में, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि गर्ल चाइल्ड डे हम लोग कब मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट को आइडिया हो तो प्लीज मेंशन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग किस जनवरी मंथ में वैसे आता है, और अगर किसी को आइडिया हो तो मेंशन करे चैट सेक्शन पे। तो इस तरह के मिसलेनियस बुक्स एंड ऑथर्स, 24, ओके, मनस्वी सूद ने बोला 24 जनवरी, यस करेक्ट है, वेरी गुड, राइट आंसर है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे कोई एक्सरसाइज, इंडिया और यूएस की आर्मी के बीच में कोई कोलैबोरेशन हुआ हो, तो जो भी कुछ बचा वो सब मिसलेनियस में हम लोग कवर अप करेंगे, करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। तो वेल स्टूडेंट, होप आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं आपसे एज यूजुअल जो मैं हमेशा करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एमसीक्यू, आपको थोड़ा पैटर्न दिखा दूं कि इस तरह से क्वेश्चन करंट अफेयर्स में फ्रेम होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको पता कुछ है नहीं जनवरी की न्यूज के बारे में, जस्ट ऐसे ही जयकारा लगा देना, वाइल्ड गेस, तुक्का, जो भी आपको ठीक लगे आप बताना, और इन सब न्यूज को भी हम डिस्कस तो करेंगे ही, करेक्ट। तो आई थिंक होप यू ऑल आर रेडी, शुड आई स्टार्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम जनवरी 2023? Okay, thank you, Bhumi. Thank you, Lavya, and hope other students also ready. Okay, so please give the answer of question number 1. Just try to give the answer. कुछ क्वेश्चंस को तो मैंने बातों बातों में शायद अभी आपके साथ डिस्कस भी कर लिया, सो और कुछ आप वाइल्ड गेस यूज करना, कुछ ऑड मैन आउट यूज करना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, शायद आप आंसर दे पाओ। सो यस, प्लीज स्टार्ट। एंड आबिल, आरुषि, अभिराज, भूमि गुप्ता, होप, दृष्टि, सरीन, दिवजोत सिंह, ग्रेसी, हर्षिदत्त, and Mr. Gulati. Yes. And please mention question number. Okay. So Yash Arora D, Darpit B, Kshitij 1C. Okay. And yes, what about other students? Gracie, okay, B, Bhumi Khanna 1D, ठीक है,
एंड भूमि गुप्ता ने बी आंसर दिया, रिया शर्मा ने 1C, विदिता बजाज भी मैदान में है, सौरभ ने डी आंसर दिया, लव्या 1D। ओके ठीक है, अब चेक करते हैं कि आप लोगों ने वाइल्ड गेस जो लगाया है वो करेक्ट है या रॉन्ग। लक्ष्य का आंसर सी है एंड साक्षी अग्रवाल ने सी आंसर दिया है। ठीक है, तो देखो अभी बातों बातों में तो मैंने आपको ये आंसर बता ही दिया था कि हमारे यहाँ पर G20 की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यार पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब मैं अपना कॉमन सेंस यूज करता हूं कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इसका मतलब मैं नहीं लगाने जा रहा हूं बी ऑप्शन को, चूज नहीं करूंगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू ऑप्ट ए ऑप्शन, करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अभी मेरे पास आंसर बचता है बी और सी। ठीक है, अब मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस, जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक होगा। एक हम ना हर साल NRI डे सेलिब्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं गैर प्रवासी भारतीय दिवस। अब पता नहीं आप में से कितने स्टूडेंट को पता हो, आप सब लोग महात्मा गांधी को तो जानते हो। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे और जब वहां से वापस आए ना, तो 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। तो उनकी याद में हम हर साल आजादी के बाद NRI डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। गांधी जी वॉज द फर्स्ट NRI ऑफ इंडिया। सो 9 जनवरी एवरी ईयर भारत सरकार NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंट इंडियन, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, मुझे पता नहीं था, मैं एज ए बीइंग ए स्टूडेंट मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो मुझे सेकंड नहीं पता, मुझे थर्ड भी नहीं पता कि किसने ये सर्वे स्टार्ट करा, कास्ट सर्वे, कि कितनी कौन कौन सी कास्ट है, मुझे नहीं पता। लेकिन चलो ये तो कॉमन सेंस है, ये मुझे पता है कि प्रेसिडेंट को अगर अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा अपना रेजिग्नेशन। आप समझ रहे हो, तो ये कॉमन सेंस है। तो इसका मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। और अगर फोर्थ रॉन्ग है तो अभी मेरा आंसर निकल गया। मुझे 2 और 3 के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा कॉमन सेंस कहता है इसका आंसर सी होगा। सो लेट मी क्लैप फॉर दोज स्टूडेंट दोज गेव आंसर क्वेश्चन नंबर 1 सी। वेरी गुड। सो अब इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है जी, अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 and 3 इज द राइट आंसर, सी करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड, 9 जनवरी NRI डे, बिहार गवर्नमेंट ने सर्वे किया है, कास्ट सर्वे। जैसे अभी नीतीश कुमार बिहार के CM, अगर आपको पता हो, तो उन्होंने बोला था कि हम अपने स्टेट में कास्ट सर्वे करवाएंगे, यानी कौन कौन सी कास्ट हमारे यहाँ पे कितनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यादव, अग्रवाल, जाट, गुज्जर, वो सब हम सर्वे करेंगे। तो बिल्कुल करेक्ट है, और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 2 and 3 करेक्ट आंसर है। वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो जस्ट यूज योर वाइल्ड गेस, कॉमन सेंस एंड देन गिव द आंसर। ये भी मैंने कुछ स्टेटमेंट नंबर थर्ड बातों बातों में आपके साथ पॉलिटी की क्लास में डिस्कस किया, तो मैंने जानबूझ के कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ऐड कर दिए सो दैट आप लोग आंसर दे पाए। एंड प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर। एंड आई एम आस्किंग ईशा, गोगर, ग्रेसी, एंड सुहानी बत्रा, तनिषा चोपड़ा, वैभवी, विदिता बजाज, विक्रमादित्य, विक्रमादिया। ओके, सो मैं चाहूंगा कि ये स्टूडेंट तो स्पेशली आंसर दे चैट सेक्शन में। ओके, सो भूमि खन्ना, दिवजोत, रिया शर्मा ने ए आंसर दिया है। ओके, कनिष्क सी, यश अरोड़ा सी, ऋत्विक कटारिया बी, विदिता सी, मनस्वी ओके करेक्ट, दर्पित, भूमि गुप्ता, ईशा, गोबर ओके, सर्विस सेंटर कटा दी होगी देखना क्या एंड ग्रेसी 2A। ओके, सो लेट मी चेक, देखते हैं आप लोग के आंसर सही है या गलत। एंड लेट मी, विक्रमा दिया ने आंसर दिया है ए, क्षितिज 2B। ओके, लेट मी चेक, तो देखते हैं अब इसका आंसर चेक करते हैं। देखो स्टेटमेंट नंबर 1, फॉर्मर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई रिलीज बुक डायरी नंबर 1। ठीक है, मुझे नहीं पता, पता नहीं ये सही है या गलत, आई डू नॉट नो, तो इस पे स्टार मार्क कर देते हैं, कोई आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, he served as a 46th chief justice of India for 7 years। ठीक है, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। ओके, but third statement, he is serving as a member of the Lok Sabha having been nominated by President Ramnath Kovind।
तो मैं पहले आपको एक चीज ये बता दूं, अगर आपको याद हो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अमेंडमेंट्स जब हुए थे ना अभी, तो हमने लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता है, लोकसभा में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंग्लो इंडियंस, वो हमने खत्म कर दिए। तो पहली बात तो ये कि लोकसभा में हमारे किसी इंडियन का नॉमिनेशन तो वैसे भी नहीं होता, अगर ये ना भी खत्म होते तो भी सीजीआई का नॉमिनेशन तो लोकसभा में वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि राज्यसभा में हम 12 लोगों का नॉमिनेशन करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं। तो मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर रंजन गोगोई को नॉमिनेट करा भी होगा प्रेसिडेंट ने, तो राज्यसभा में करा होगा, लोकसभा में तो कोई सेंस नहीं नॉमिनेट करने का, क्योंकि लोकसभा में नॉमिनेशन होता ही नहीं है अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स का। तो यहां पे मुझे एक बात क्लियर है कि थर्ड स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। और आप देखो मेरे कॉमन सेंस से, अगर थर्ड रॉन्ग है तो नो ए, नो बी, नो डी, मुझे 1 और 2 के बारे में कुछ अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा आंसर निकल गया, सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है। रंजन गोगोई ने अभी लेटेस्ट एक बुक रिलीज करी है, डायरी नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बुक एंड ऑथर्स वाले सेक्शन में, मिसलेनियस सेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। प्राइवेट है और कि 7 ईयर्स के लिए कोई जज अगर बैठे तो ऐसा होता नहीं है, जज का मैक्सिमम सीजीआई का टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम 5 ईयर्स, बहुत रेयर होता है, एक्सेप्शनल केस है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉलिटी में। तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, सेकंड भी और थर्ड भी, और इसका राइट आंसर है 1, एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन स्टूडेंट्स ने भी इसका आंसर दिया है सी ऑप्शन, वेरी गुड फॉर दोज स्टूडेंट्स, करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी करंट अफेयर्स, ओके, so please give the answer if you know anything about BRICS। हम चाहते हैं ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, BRICS, ये इनिशियल्स हैं कुछ कंट्रीज के। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो ब्रिक्स के बारे में, सो प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर। तो आईपैड प्लीज ट्राई टू म्यूट। ये बन जाओ। ओके, सो विदिता बजाज ने आंसर दिया है बी। ओके, दर्पित का आंसर है ए, दर्पित इज नॉट एग्री विद विदिता। एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? भूमि खन्ना, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सी। प्राइवेट साक्षी शर्मा बी, ओके, सो होप साक्षी शर्मा ने आंसर थर्ड क्वेश्चन का दिया है ये। एंड यस, व्हाट अबाउट सौरभ? लक्ष्य गांधी, ओके, करेक्ट करेक्ट, लक्ष्य गांधी, साक्षी शर्मा, ओके, लव्या, सो एंड कनिष्क का आंसर है सी, बट मैक्सिमम स्टूडेंट गिविंग द आंसर बी। ब्रह्मजोत कौर बी, ओके, ठीक है, चेक करते हैं आप सही हैं या गलत, देखते हैं आंसर। So iPad, please try to give the answer, or otherwise please mute yourself. Okay, thank you. Okay, तो अब देखते हैं, चेक करते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम में आ जाए तो साउथ अफ्रीका टू होस्ट 15th ब्रिक्स समिट, पता नहीं, हो सकता है, मुझे पता नहीं, स्टार मार्क कर देते हैं अभी। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2009, ओहो, पता नहीं कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन शंघाई, चाइना, पता नहीं, होगा हेडक्वार्टर, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे इतना तो आइडिया है कि जो ब्रिक्स है ना, इसमें आर स्टैंड फॉर रशिया है, आई बिल्कुल इंडिया है, सी चाइना है, एंड एस साउथ अफ्रीका है। बट इतने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ ये बांग्लादेश क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है। तो बांग्लादेश तो नहीं होगा, और इसका जो एग्जैक्ट है, बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील। अगर आप में से किसी को कुछ आइडिया हो तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उनके इनिशियल से ग्रुप बना ब्रिक्स। तो फोर्थ स्टेटमेंट मुझे लगता है रॉन्ग है, और अगर फोर्थ रॉन्ग है तो नो ए, नो सी, नो डी, एंड माय आंसर इज 1 2 3 बी फॉर बॉम्बे, राइट। तो यहां पे मेरा आंसर निकल गया। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, बिल्कुल करेक्ट है। तो वेरी गुड दोज स्टूडेंट जिन्होंने इसका आंसर दिया है बी फॉर बॉम्बे, वेरी गुड। सो लेट मी क्लैप फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस सेशन में, गुड वन, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं भी आंसर दिए,
उन्होंने अगर मनी मन सोचा इसका आंसर तो उनको भी बिल्कुल वेरी गुड, करेक्ट है। तो आई थिंक होप आप समझ गए होंगे सब लोग। अब हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1। सो अब मैं क्या करूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना। एक एक करके बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे न्यूज नंबर 1 नेशनल न्यूज में अगर आए तो इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टू बिकम ऑपरेशन बाय दिसंबर 2023। तो बड़ी धमाकेदार न्यूज है। अब बताओ अंडर वाटर मेट्रो, और आपको पता है कौन सा स्टेट है? ये वही स्टेट है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले, वेरी गुड ऋत्विक कटारिया, जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नो डाउट वन एंड ओनली द स्टेट ऑफ दीदी खेला होबे, वेस्ट बंगाल। राइट सारिका परमार? तो होप आपको समझ में आ गया होगा सारिका, इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। और मैं आपको वो ब्यूटीफुल इमेज दिखा देता हूं। यानी इस इमेज को देख के आपको लग जाएगा कि कितना ब्यूटीफुल सीन होगा जब आपकी मेट्रो अंडर वाटर पास करेगी और ये टनल होगी। तो आप देखो कितनी हाई टेक्नोलॉजी यूज होगी इस मेट्रो को डिजाइन करने में। तो दिसंबर 2023 का टारगेट रखा है कैलकाटा वेस्ट बंगाल ने। और ये कौन सी रिवर पे ये मेट्रो प्रोजेक्ट होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है। मैंने हर न्यूज को थोड़ा इलेबोरेट मेंशन कर दिया नोट्स में, ताकि जब आप नोट्स गो थ्रू करो तो अगर आपको कोई क्वेरी है उस पॉइंट से रिलेटेड वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि अंडर वाटर मेट्रो किस स्टेट में? वेस्ट बंगाल, दैट्स ऑल करेक्ट। हुगली रिवर पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है वेस्ट बंगाल में, करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अच्छा वैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, डीएमआरसी को तो आप सब लोग जानते हो ना, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। कोई बताएगा मेट्रो मैन ऑफ इंडिया से किसको जाना जाता है? हु इज नोन एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, जिसने डीएमआरसी का पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया और पूरा थिंक टैंक, इस बंदे को बोला जाता है डीएमआरसी के लिए। है किसी को आइडिया मेट्रो मैन ऑफ इंडिया? सो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं अबिल से और अविराज अविराज सिंह से, सो अविराज डू यू हैव एनी आइडिया? ओके सो मनस्वी और आई पैड ने आंसर दिया है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आई पैड ऑल्सो गिविंग द आंसर, अदरवाइज बरस हो गए इनको चैट सेक्शन में देखे हुए। तो वेरी गुड आई पैड, बिल्कुल। ई श्रीधरन इसका राइट आंसर है। ई श्रीधरन मेट्रो मैन ऑफ इंडिया एंड यस करेक्ट है ई श्रीधरन। वेरी गुड रिया। सो श्री समथिंग करेक्ट है। चलो बढ़िया। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था भारत सरकार ने लास्ट ईयर। ई श्रीधरन मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, अगली नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सो व्हाट अबाउट आवर नेक्स्ट न्यूज? नेक्स्ट न्यूज जो है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट योजना है, प्रज्वला चैलेंज। अब ये प्रज्वला चैलेंज क्या है? देखो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल तो बात इतनी है कि भारत सरकार ने हिंदुस्तान, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को आइडिया है अभी शार्क टैंक एक सीरियल आ रहा था, अगर आप लोग देख रहे हो तो मैंने तो उसका सीजन 1 और सीजन 2 दोनों देखे, शार्क टैंक। क्या आप में से किसी ने देखा था ये सीरियल? ओके कुमुद ने बोला कि सर मैंने देखा, और आईपैड ने भी देखा, साक्षी शर्मा ने भी देखा, और मेरा बड़ा फेवरेट सीरियल था। मैंने कोशिश करी कि मैं कोई भी एपिसोड उसका मिस ना करूं। वेरी गुड। और बड़ा नॉलेजेबल एपिसोड्स थे उसके। शार्क टैंक मतलब मैं देख के मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था और बड़ा मोटिवेशनल भी था कि यार मैं भी कुछ स्टार्टअप करूं अपना। तो कितने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आए और हिंदुस्तान में कितना ब्रेन है, और ये इन्वेस्टमेंट लेने आए ये लोग अपने लिए, है ना। और वो जितने भी शार्क्स बैठे हुए थे अलग अलग कंपनीज के, शादी.com का, और वो फार्मा इंडस्ट्री की फार्मा, है ना, बैठी हुई थी। शुगर की प्रोडक्ट की जो हेड है वो बैठी हुई थी। तो भारत सरकार को भी शायद थोड़ा दिमाग चल गया, भारत सरकार का भी। भारत सरकार ने कहा यार इतने स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, तो क्यों ना मैं भी इनको इनवाइट करूं कि भैया अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप है जो मेरे रूरल सेक्शन को डेवलपमेंट कर दे, जो मेरे गांव का उद्धार कर दे, तो ऐसा अगर स्टार्टअप आपके पास कोई है तो प्लीज कम आप आए, भारत सरकार आपको पैसा देगी। और आप क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान के गांवों के लिए, तो कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी क्रिएटिविटी, कोई ऐसा स्टार्टअप हो जिससे आपको लगता है कि हिंदुस्तान के रूरल डेवलपमेंट को ठीक करा जा सकता है, रूरल डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड, इंडियन गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। तो ये जो प्रज्वला योजना है ना, तो
अगर मैं एक लाइन में बोलूं, कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए प्रज्वला चैलेंज इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर होगा रूरल डेवलपमेंट के लिए स्टार्टअप्स को इनवाइट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट्स ऑल फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आई थिंक यहां पर अभी हमने 2 न्यूज कवर करी जनवरी की, यस लेंसकार्ट और ममा अर्थ सीजन 1 में, राइट मनस्वी। तो अभी हमने जनवरी की 2 न्यूज कवर अप कर ली कि अंडर वाटर मेट्रो वेस्ट बंगाल और प्रज्वला चैलेंज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इनवाइटिंग स्टार्टअप्स, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब बात करते हैं हम, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये क्वेश्चन ना हमेशा बनता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आप सभी से, और स्पेशली कुछ स्टूडेंट को मैं पॉइंट आउट करूंगा अगर वो आंसर दे। कोई बताएगा हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ तब से हमने कितनी बैटल्स फाइट करी हैं, यानी सिंस 1947। मेरा क्वेश्चन है विक्रमादित्य, अब इनका नाम विक्रमादित्य है या विक्रमादित्य, हो सकता है कि विक्रमादित्य ही हो। तो विक्रमादित्य और यश अरोड़ा से मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उज्जवल से, इन 3 स्टूडेंट से। हिंदुस्तान ने कितनी वॉर फेस करी है सिंस 1947? तो ऋत्विक का आंसर है 5, यश अरोड़ा ने बोला है कि सर 5 वॉर है। एंड देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स अगर कोई आंसर दे, और स्पेशली उज्जवल ने आंसर दिया है 5, ओके। मनस्वी सूद का भी आंसर है 5, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं, देखता हूं आप सही हैं या गलत, देखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे पहले एक आपको ये बता दूं कि 1947 में ना, जैसे ही हम लोग आजाद हुए थे, एक वॉर हुई थी, कबीलाई अटैक किया था पाकिस्तान ने आजादी के बाद ही। वो जम्मू कश्मीर की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी मेरे को टाइम लगा तो हिस्ट्री की क्लास में मैं अक्सर उसको डिस्कस करता हूँ। तो 1947, उसके बाद नेक्स्ट वॉर अगर आपको कुछ आइडिया हो तो 1962 में इंडो चाइना वॉर, उसके बाद 1965 में इंडो पाक वॉर हुई थी, फिर 4th वॉर हुई 1971 में, फिर पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई, और फिर उसके बाद 1999 कारगिल वॉर, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये पाकिस्तान, देन अगेन पाकिस्तान एंड देन अगेन पाकिस्तान। शुक्र करो यूएनओ बीच में आया और ये पिटते पिटते बचा हमसे, और हम जीते, ये हारा। फिर शुक्र करो 1965 में यूएनओ बीच में आया और ये फिर पिटते पिटते बचा हमारे हाथ से, पाकिस्तान, हम जीते, ये हारा। 71 में भी हम जीते, ये हारा। और 99 कारगिल वॉर तो सबको पता है, हमने फिर से इसकी पिटाई करी। तो पाकिस्तान से हमने चारों वॉर में हमने इसको धूल चटाई, और शुक्र करो यूएनओ बीच में आया और हम पिटते पिटते बचे, और चाइना जीता और हम हारे। यस, 71 की वॉर तो खैर बेस्ट विन थी, जब हमने 90,000 पाकिस्तान सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए कंपेल किया। बट अब कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने क्यों ये कहानी आपसे पूछी इतने सालों पुरानी? वेल, इसका पर्पस ये था इस कहानी को पूछने का, इस स्टोरी को डिस्कस करने का। 1999 के बाद से कोई वॉर हिंदुस्तान में नहीं हुई, 2023 चल रहा है, आज हम 2023 में क्लास ले रहे हैं आपकी। और अगर आप देखो तो लास्ट 24 ईयर से नो वॉर एट ऑल। और 1999 की भी कारगिल वॉर है जो जम्मू कश्मीर ऊपर लेह लद्दाख में हुई। ऑल ओवर इंडिया की लास्ट वॉर है वैसे 1971 की। तो अगर मैं 1971 से काउंट करूं तो 60 इयर्स हो गए हिंदुस्तान में कोई वॉर नहीं हुई, 50 to 60 इयर्स। अब आप इमेजिन करो कि आप इंडियन आर्मी में सोल्जर हो और आपने 50 ईयर से कोई वॉर नहीं लड़ी, और अचानक कल को लड़ाई हो जाए, खुदा ना करे, कल अचानक कोई अटैक हो जाए किसी कंट्री का, और पता चला कि अबिल, भूमि गुप्ता, निखिल, परिधि, कालरा, ये सब सोल्जर है इंडियन आर्मी में, और 60 ईयर से आपने कोई वॉर नहीं लड़ी, और अचानक अटैक हो और आपने AK-47 AK-47 उल्टी चलानी शुरू कर दी। और फिर आप सोच रहे पता नहीं दुश्मन क्यों नहीं मर रहे, क्योंकि आप भूल गए AK-47 चलती कैसे है। तो भारत सरकार ने सोचा कि यार टाइम टू टाइम कंट्री के जितने भी सोल्जर्स हैं हमारे, उनकी एक्सरसाइज करवाते रहो, मॉक ड्रिल बोलते हैं इसको, मॉक ड्रिल, अलग अलग कंट्रीज के सोल्जर्स के साथ, ताकि आप भूल ना जाओ लड़ाई लड़ना, राइट। तो इसी वजह से हम हर साल कुछ कंट्रीज के साथ मॉक ड्रिल करते रहते हैं, ताकि अगर कभी ऑल ऑफ सडन लड़ाई हो जाए, वॉर हो जाए, तो हम हमारे सोल्जर्स रेडी है। तो ये मॉक ड्रिल्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आना। जैसे वरुण एक्सरसाइज हमने किस कंट्री के साथ करी? हमारी आर्मी के सोल्जर्स और फ्रांस आर्मी के सोल्जर्स ने कंबाइंड मॉक ड्रिल करी, जिसका नाम है वरुण। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया, राइट। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडिया और इजिप्ट की ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन है, जिसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन।
और ये कहां पे हुआ, राजस्थान में हुआ। तो एटलीस्ट यहां पे इस स्लाइड में ये दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको याद रखनी है, वरुण एंड एक्सरसाइज साइक्लोन, वरुण विद फ्रांस, एक्सरसाइज साइक्लोन विद इजिप्ट। ये बताओ कि क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ गए यहां तक। तो अभी हमने जनवरी करंट अफेयर्स की 4 न्यूज कवर अप करी। अंडर वाटर मेट्रो वेस्ट बंगाल, प्रज्वला योजना रूरल डेवलपमेंट स्टार्टअप, वरुण एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, एंड एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया एंड इजिप्ट। चलो आगे चलते हैं, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी इंपॉर्टेंट। खैर और इंपॉर्टेंट न्यूज पे चलते हैं, इसको बाद, इस न्यूज को बाद में लेते हैं। अब आते हैं हम इन कुछ पॉइंट्स पर आते हैं। देखो अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये बात तो देखो आपको पता ही है, मोदी गवर्नमेंट की जो सबसे ज्यादा खिंचाई करता है ना ऑपोजिशन, वो दो मुद्दों पे करता है। अगर दर्पित मुझे बताए कि वो मोदी गवर्नमेंट से अगर नाखुश है तो वो कौन से दो पॉइंट है दर्पित। एंड अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं नारंग जी से और गुलाटी जी से कि आप मुझे बताओगे कोई ऐसे दो पॉइंट जिनसे आपको लगता है कि सर मैं इस गवर्नमेंट से बड़ा नाखुश हूं, बड़ा डिसअपॉइंट हूं, वो दो पॉइंट कौन से हैं। और बाकी स्टूडेंट भी अगर शेयर करना चाहें अपने व्यूज। ओके, पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। ओके, सो दर्पित ने बोला कि सर मैं पुअर एजुकेशन सिस्टम एंड हेल्थ फैसिलिटीज को लेके गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो दर्पित इज वेरी डिसअपॉइंटेड विद पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी प्रोग्राम बाय द एनडीए गवर्नमेंट। ओके साक्षी, मेरा क्वेश्चन है कि दो नेगेटिव पॉइंट जो आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट ने नहीं करा जो इसको करने चाहिए थे। ओके, टूरिज्म एक्सपेंसेस। ओके, ऋत्विक ने बोला टूरिज्म पे बड़ा खर्चा कर रहे हैं। ओके, और कृष्ण नारंग ने बोला सर पॉवर्टी को लेकर इन्होंने कुछ नहीं करा, हिंदुस्तान पहले भी गरीब था और अभी भी गरीब है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ वो दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनकी वजह से बड़ी खिंचाई होती है मोदी गवर्नमेंट की। और उसका पॉइंट नंबर 1 है अनएम्प्लॉयमेंट। और मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है 2 साल कोविड जो पेंडेमिक रहा, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब गई और वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है ना वो बड़ा इंक्रीज कर गया है ना। और सेकंड जो है वो है इन्फ्लेशन। और मेरे ख्याल से आप एग्री करोगे मेरी बात से, एलपीजी का गैस सिलेंडर पहले 500 रुपए का आता था और अभी 1100 रुपए का हो गया। तो ये दो ऐसे पॉइंट है जिनको लेकर ऑपोजिशन बड़ी खिंचाई करता है एनडीए गवर्नमेंट की, राइट। तो अभी एक डाटा रिलीज हुआ है और वो है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज हो गया है 8.330% इन दिसंबर 2022। यानी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है, राइज हुआ है। तो ये फैक्ट बेस है, थोड़ा आप इसको याद रखना। अदरवाइज अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शन देख के आपको क्लिक कर जाएगा। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और वो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो मैं आपको पहले इस न्यूज के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। हाइड्रोजन, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, ये अभी हम लोग अपना खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। अब ये हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या है मैं पहले आपको इसके बारे में समझा दूं। हाइड्रोजन गैस क्यों इंपॉर्टेंट है और ये यूज कहाँ पे होती है। हम इसको इंपोर्ट करते थे पहले, अब हम खुद अपना प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं इंडिया में, यानी अब हम खुद अपने लिए बनाएंगे और इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ यूज होती है आप देख लो। ग्रीन हाइड्रोजन इज क्लीन एनर्जी सोर्स है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट नहीं करता, ये सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, कार्स में, हाइड्रोजन कार्स में, एयरशिप्स में, स्पेस शिप्स में ये यूज होती है। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब नॉर्म्स ऐसे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कि आपको कम से कम ग्लोबल वार्मिंग जनरेट करनी, कम करना है, एमिशन कम करना है। अब उसके लिए आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए। अब हाइड्रोजन गैस या तो इंपोर्ट करो, अदरवाइज आप अपना प्लांट लगाओ। तो मोदी गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने अभी बड़ी धमाकेदार एंट्री मारी है इस प्रोजेक्ट में। और अब हमने ये क्लियर कर दिया कि अब हम खुद अपना हाइड्रोजन प्लांट कंट्री में लगाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो क्या क्या फायदे होंगे। देखो फायदा नंबर 1 तो ये होगा कि इससे हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट, 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट सेविंग होगी, फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2 क्या होगा कि जॉब्स क्रिएट होंगी। अब जब इतना बड़ा प्लांट लगेगा तो हम मिस्टर जॉनसन, सिम्सन, किसी फॉरेनर को तो नहीं बुलाएंगे ना। ये सब रमेश, सुरेश, सीता, गीता, ये सब यहीं पे सबको जॉब मिलेगी। इतना बड़ा प्लांट है तो इस प्लांट में एम्प्लॉयज चाहिए, तो जॉब्स जनरेट होगी, 6 लाख जॉब्स। और आप देखो
बाहर से हम इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे कि आप भी इन्वेस्ट करो और आप भी प्रॉफिट कमाओ, तो इन्वेस्टमेंट यानी डॉलर, तो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व हिंदुस्तान का बढ़ेगा, इंडिया में डॉलर इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये मोटे मोटे 3 बहुत बड़े बेनिफिट हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आपको याद रखना है। जनवरी में हमने इसको प्लान कर लिया है और इसके ऊपर खैर काफी खर्चा भी होगा, लेकिन अच्छी न्यूज है, बहुत बढ़िया गुड न्यूज है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी जनवरी में। उसके बाद यहाँ पे मैं आपके साथ एक न्यूज और शेयर करूंगा, और वो न्यूज है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो शिवा चौहान बिकम्स फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनल डिप्लॉयड इन सियाचिन। अगर आपको आइडिया हो, मैं ये क्वेश्चन वैसे पूछने जा रहा हूं भूमि गुप्ता एंड ये क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं वैभवी से एंड तनिषा से। मेरा क्वेश्चन है, कुछ आइडिया है आपको? बीएसएफ सुना है कभी आपने? बीएसएफ जवान्स, कोई बताएगा बीएसएफ जवान्स कहां पे डिप्लॉय होते हैं? ये जो हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं, ये कौन से बॉर्डर को लुक आफ्टर करते हैं, कौन से बॉर्डर की पेट्रोलिंग करते हैं? और अगर कोई और स्टूडेंट भी आंसर शेयर करना चाहे, बिल्कुल ऋत्विक आपका आंसर तो सही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, लेकिन ये कौन से बॉर्डर की निगरानी करते हैं? मेरा क्वेश्चन ऑप्शंस दे देता हूं, इंडो पाक, इंडो चाइना, इंडो तिब्बत, इंडो बांग्लादेश। दैट इज माय, दीज आर माय ऑप्शंस। नेबरिंग कंट्रीज से बात नहीं बनेगी, इंडो तिब्बत। ओके, तो ऋत्विक कटारिया ने आंसर दिया इंडो तिब्बत, ठीक है। एंड दर्पित अगर आंसर देना चाहे इसका, एंड हिति, आईपैड, जय जय, इंडो चाइना। ओके, तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं, भूमि गुप्ता ने बोला इंडो पाक। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है इंडो पाक, स्पेशली इंडो पाक। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ओरिजिन हुआ था 1965 में, करेक्ट। ये इंडो पाक बॉर्डर को देखते हैं। और एक आपने कभी सुना हो आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, इनका मेन काम है इंडो चाइना बॉर्डर को देखना, करेक्ट। तो हम इन दोनों पैरामिलिट्री फोर्स, ये जो दो हमारी आर्मी विंग्स हैं, बॉर्डर की पेट्रोलिंग करती है, इंडो चाइना और इंडो पाक बॉर्डर, हम कभी भी यहाँ पे किसी फीमेल ऑफिसर को डिप्लॉय नहीं करते थे, ये रूल था। क्योंकि बॉर्डर है, वहां पे टफ कंडीशंस हैं, किसी फीमेल का वहां पे जाना थोड़ा रिस्की है। लेकिन हमने पहली बार शिवा चौहान, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, जहां पे -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, वहां पे हमने पहली बार किसी वुमेन को डिप्लॉय किया, वुमेन आर्मी ऑफिसर को। तो आप देख सकते हैं कितनी टफ कंडीशंस होंगी वहां पर। तो ये भी अपने आप में एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा गुड एग्जांपल है, करेक्ट। तो आप इसको भी प्लीज कीप इन माइंड। शिवा चौहान कौन है? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। तो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इन जनवरी करंट अफेयर्स, करेक्ट। तो ठीक है, अभी हमने इस स्लाइड में क्या क्या कवर अप कर लिया। अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा, ठीक है, हमने शिवा चौहान को डिस्कस किया, हमने हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। अब आते हैं एक और बड़ी धमाकेदार न्यूज, और वो न्यूज है ये न्यूज। बस आप इतना याद रखना कि हमारे यहाँ पे हर साल ना, वैसे ही अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, ब्रिटिशर्स हर साल एवरी ईयर जनवरी में एक कॉन्फ्रेंस करते थे साइंटिस्टों को बुलाकर कि क्या डेवलपमेंट, आपका क्या प्लानिंग है इस साल की जनवरी में, और जो आपकी प्लानिंग है गवर्नमेंट को बताओ, गवर्नमेंट पैसा फंड अलॉट करेगी, आपको कोई हेल्प चाहिए आप बताओ। तो हमें ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, हमें ये स्कीम अच्छी लगी, हमें ये प्लानिंग अच्छी लगी, तो हमने आजादी के बाद इसको कंटिन्यू किया। तो एवरी ईयर जनवरी में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। एक तो एनआरआई डे, जो मैंने अभी आपके साथ एमसीक्यू में डिस्कस किया, 9 जनवरी को एनआरआई डे होता है हर साल। कहाँ पे होता है वो क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और एक होती है साइंस, इंडियन साइंस कांग्रेस, यानी साइंटिस्टों को बुलाकर गवर्नमेंट पूछती है कि बताओ क्या प्रोजेक्ट है इस साल के। तो इस बार की हमारी साइंस कांग्रेस कहाँ हुई? महाराष्ट्र। तो ये कौन सा स्टेट था? महाराष्ट्र। तो प्लीज आप इसको अपनी कॉपी पे राइट इट डाउन, इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन महाराष्ट्र। एंड इस बार का हमारा एनआरआई डे हुआ था मध्य प्रदेश, एमपी। तो ये दोनों न्यूज आप अपनी कॉपी पे प्लीज नोट इट डाउन, एनआरआई डे एमपी, इंडियन साइंस कांग्रेस महाराष्ट्र। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इन दिस स्लाइड। तो अब आप पहले मेरे को ये बता दो कि यहां तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लियर हो रहा है? यहां तक जनवरी करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? शुड आई मूव अहेड? और कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज आस्क। सो यस, ब्रह्मजोत, दर्पित,
ईशा, मिस्टर गुलाटी, आईपैड, जय, कनिष्क. Should I move to next slide? ओके भूमि, नेक्स्ट पॉइंट ये था, एनआरआई डे हम लोग ने मध्य प्रदेश एमपी में सेलिब्रेट किया, एंड 108 साइंस कांग्रेस महाराष्ट्र. ओके कनिष्क, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना, ये सारी न्यूज में अभी लास्ट में एमसीक्यू पूछूंगा इन सभी न्यूज से रिलेटेड, फिर वहां पे चेक हो जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कितना सिंसियरली क्लास को अटेंड किया. एनआरआई फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट इंडियंस. नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी अगर कोई साल में 183 डेज बाहर रह जाए तो वो एनआरआई बन जाता है, उस साल के लिए एनआरआई. यानी 183 डेज अगर आप बाहर थे इंडिया से एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप हो उस कंट्री के एनआरआई. राइट, 183 डेज मींस अप्रॉक्स 6 मंथ्स. ठीक है, तो आगे चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं. अब आते हैं, बात करते हैं, यस, सो ये कुछ ना ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं. ये फेस्टिवल्स आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा इसको. जैसे मणिपुर का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है इमोइनु इरातपा फेस्टिवल, और आपने सुना होगा जैसे होता है ना कुछ गांव में देहात में कुल देवी कुल देवता लोकल डिएटीज, राइट, मेल डिएटी फीमेल डिएटीज, तो कुल देवता कुल देवीज को लेकर कुछ अलग अलग हमारे स्टेट्स के कुछ अलग अलग ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं. तो अभी जनवरी में मणिपुर में हर साल एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जिसका नाम है इमोइनु इरातपा. तो बस आप खाली नाम याद रखें, बाकी अगर आपको इस फेस्टिवल के बारे में कुछ नॉलेज गेन करनी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखते हैं कि इमोइनु इरातपा फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट हुआ जनवरी मंथ में, तो आपका आंसर होगा मणिपुर. करेक्ट. तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, और यहां पर आते हैं, नेशनल साइंस कांग्रेस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. हाँ, अब आते हैं इस स्लाइड पर. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एनआरआई डे हम लोग किसकी याद में हर साल सेलिब्रेट करते हैं, एवरी ईयर, महात्मा गांधी. और महात्मा गांधी मैंने अभी आपको बताया था कि महात्मा गांधी कहां से आए थे, 9 जनवरी 1915 में. यस, प्लीज शेयर इन चैट सेक्शन. फ्रॉम विच कंट्री गांधी जी केम बैक टू इंडिया 9 जनवरी 1915. Okay, so Tanisha Chopra is in form. Okay, so very good Tanisha, absolutely correct, very good Kumud, Saurabh, Sakshi Sharma, बिल्कुल राइट आंसर है. मैंने अभी आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट फाइट करा गांधी जी ने वहां पे. बताओ, आपको पता है गांधी जी की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. गांधी जी 7 दिन के लिए गए थे साउथ अफ्रीका अपने एक दोस्त का केस लड़ने. पता है कब की बात है, 1895 की, 7 डेज के लिए. और जब वो वहां पे गए तो वो जोहानिसबर्ग जा रहे थे, जब साउथ अफ्रीका पहुंचे तो वो एक ट्रेन में चढ़े, वो एसी कंपार्टमेंट था. तो वहां पे कुछ अंग्रेज बैठे हुए थे, गोरे लोग, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की. तो उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा, यस हु आर यू. गांधी ने कहा आई एम इंडियन. कहने लगे वो शक्ल से दिख रहा है, बट व्हाट आर यू डूइंग इन दिस कंपार्टमेंट, दिस इज एसी कंपार्टमेंट, एंड डू यू नॉट नो दैट ब्लैक पर्सन कैन नॉट ट्रैवल इन एसी कंपार्टमेंट. तो गांधी ने कहा यार मेरे पास कंफर्म टिकट है. अब वो 4 लोग थे, 2 ने उधर से पकड़ा, 2 ने टांगों से पकड़ा, और गांधी जी को 1 2 3 सीधा बाई एयर उठा के सीधा बाहर फेंका प्लेटफॉर्म पे. अब गांधी जी को लगी बड़ी इंसल्ट, कहने लगे यार बताओ मैं लंदन रिटर्न लॉयर, तो अब मेरे को ऐसे ही फेंक दिया इन्होंने प्लेटफॉर्म पे. खैर बेचारे सर्दियों की रात थी, ठिठुरते हुए सुबह दादा अब्दुल्ला उनका दोस्त था उसके घर पहुंचे, मर्चेंट था वो साउथ अफ्रीका का, उसको सारी बात बताई. तो उसने कहा सर यहाँ पे ऐसी है, आप मेरा काम करो और घर वापस जाओ. 7 दिन के लिए गए थे, 20 साल रुक गए और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई फाइट करी साउथ अफ्रीका में, और फिर 1915 को वापस आए. तो एनआरआई डे एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं गांधी जी की याद में 9 जनवरी 1915. और हर साल, वैसे मैं आपको इसका पर्पस बता देता हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है. अब आप सोचोगे सर आ गए अब ये हर साल क्या है, मतलब क्यों करते हैं, ये बड़ा ग्रेट लॉजिक है इसके पीछे. भारत सरकार खाम का पैसा नहीं वेस्ट करती. पूरे वर्ल्ड से जितने भी एनआरआईज हैं ना, उन सबको हम बुलाते हैं जो बाहर जाके वेल सेटल्ड हो गए. उनको बुला के गेट टुगेदर करते हैं 2-3 दिन की गांधी जी की याद में, और उनको बुला के इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि कसम है तुम्हें भारत माता की, पैसा इन्वेस्ट करो इंडिया में.
तो अब आप समझ गए पर्पस क्या है। यानी एनआरआई डे मनाना तो एक बहाना है, अदरवाइज एनआरआई को यहाँ बुलाना है। ये अभी अचानक कविता बन गई मेरे से, लेकिन आप समझ गए पर्पस क्या है कि जितने भी एनआरआई जो बाहर खूब पैसा कमा रहे, ब्यूरोक्रेट्स, लीडर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको एनआरआई डे के बहाने बुलाते हैं और उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं कि आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो, तो डॉलर आएगा, एफडीआर इंक्रीज होगा इंडिया का। करेक्ट। तो ये पर्पज है एनआरआई डे का। खैर, उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो है, अब अगली नेक्स्ट न्यूज है वो है यहाँ पर जो मैंने अभी आपके साथ बता रहा था कि बिहार पहला स्टेट बन गया जो कास्ट सर्वे करवा रहा है। वैसे हमारे यहाँ पे ना सेंसस होती है हर साल, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा किससे पूछूं, वैभवी से पूछता हूँ एंड विदिता बजाज से। ये क्वेश्चन है मेरा। सो वैभवी प्लीज गिव मी आंसर। आपको कुछ आइडिया है सेंसस हम लोग कितने साल के बाद, हम लोग 10 साल के बाद डिकेडल सेंसस होती है, एंड हमारी फर्स्ट सेंसस कब हुई थी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है आपसे, मैं ईयर नहीं पूछ रहा, आजादी से पहले हमने सेंसस स्टार्ट करी या आजादी के बाद सेंसस शुरू हुई, मतलब अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी या हमने इसको स्टार्ट किया। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर देना शुरू कर दिया है, एंड ब्रिटिशर्स ने बिफोर इंडिपेंडेंस, ओके 1872 1881, वेरी गुड, करेक्ट है जी आंसर तो तुम्हारा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। 1871 में हमने एज ए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, एज ए पायलट प्रोजेक्ट कुछ स्टेट कुछ राज्यों में, और फिर हमारी फर्स्ट सेंसस कंप्लीट इंडिया में 1881 से स्टार्ट हो गई। तो उसका मतलब ब्रिटिशर्स ने सेंसस शुरू करा, और पर्पस यही था ब्रिटिशर्स का कि सेंसस के थ्रू हमें डाटा मिल जाएगा और पता लगेगा कि कहाँ पे कितना शोषण करना है, ये पर्पस था उनका। तो वेलफेयर कुछ नहीं करी उन्होंने, हर वेलफेयर के पीछे उनका एक क्लेवर माइंड काम कर रहा था। करेक्ट। तो खैर आजादी के बाद हमने इसे कंटिन्यू किया, लेकिन हमने कभी कास्ट सेंसस नहीं करा। तो अभी बिहार गवर्नमेंट अपने लेवल पे, क्योंकि सेंसस तो होती है सेंटर लेवल पे, ये पहला स्टेट है जो कास्ट सर्वे करवा रहा है ताकि पता लगे कि मेरे स्टेट में कौन कौन सी कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यू क्रिएटिविटी है तेजस्वी यादव जी की, जो डिप्टी सीएम है बिहार के, लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र है तेजस्वी यादव। करेक्ट। उन्होंने सजेशन दिया नीतीश कुमार को बिहार के सीएम को। तो बढ़िया, अच्छी न्यूज है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, एक न्यूज यहाँ पे ये भी कवर कर लेते हैं। आप लोगों ने, पता नहीं मुझे, राम सेतु फिल्म, अभी मूवी आई थी राम सेतु। अच्छा, तो मैं पहले मनस्वी का आंसर दे देता हूँ। मनस्वी, फर्स्ट सेंसस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 1881 ही बोलोगे, ये फर्स्ट कंप्लीट सेंसस थी। 1871 एज ए पायलट प्रोजेक्ट थी जो अनऑफिशियली कंडक्ट हुई थी। तो फर्स्ट सेंसस 1881, लॉर्ड रिपन वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, ऋत्विक ने बोला सर मैंने तो राम सेतु मूवी देखी। अगर आप लोगों ने राम सेतु मूवी देखी हो तो अक्षय कुमार को कुछ एविडेंस मिलते हैं कि यस, राम सेतु नेचुरली बिल्ड नहीं है, उसे आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया था टू अटैक ऑन श्रीलंका, टू अटैक ऑन रावण। राइट। तो आपको याद है उस मूवी में ना उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई थी पाम लीव्स पे, जिसमें वो पूरा मैप था कि कैसे लंका जाना है और लंका की डायरेक्शन क्या है। तो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं उस पॉइंट को कि पुराने टाइम में ना, मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको इमेज से आइडिया लग जाएगा। ये वो पाम लीव्स होती हैं जिसके ऊपर हम लोग पहले लिखते थे, और इसी तरह का राम सेतु में आपने देखा होगा वो एक बुक अक्षय कुमार को मिलती है ना। तो ये पाम लीव्स का म्यूजियम अभी हमने बनाया है, पुरानी पुरानी पाम लीव्स के मैन्युस्क्रिप्ट हमने कलेक्ट किए पुराने टाइम में, ऋषियों के टाइम से, क्योंकि पहले पेपर तो होता नहीं था। फर्स्ट टाइम पेपर की जो इन्वेंशन है वो कहते हैं कि 100 एडी में चाइना में हुई थी, और उसके बाद फिर चाइना से पूरे वर्ल्ड में फैली। इंडिया को फिर बाद में, इंडिया को भी इसके बारे में नॉलेज हुई, लेकिन 100 एडी से पहले मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीव्स के ऊपर हम लोग लिखते थे। करेक्ट। तो ये म्यूजियम हमने कहाँ पे अभी बनाया, तिरुवनंतपुरम केरला में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितनी नई ऑर्गेनाइजेशंस, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट डेवलप हो जाए तो उसका हेडक्वार्टर या उसका जो भी सेंटर है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखोगे, म्यूजियम इन तिरुवनंतपुरम। करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो इस स्लाइड में हमने अपनी न्यूज कवर अप की, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अब बात करते हैं, पहले मैं आपको ये न्यूज बता दूं, चाइना बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। कभी कभी ना मैं करंट अफेयर्स इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, और कभी खुशी कभी गुम गम वाली ना मूवी चलती रहती है मेरे साथ।
मैं बड़ा खुश होता हूं जब मैं कोई धमाकेदार न्यूज सुनता हूं कि इंडिया ने ये काम कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया ने अगर कुछ भी अच्छा करा है तो पाकिस्तान डीमोरलाइज तो हो ही जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर हाई लो होना शुरू हो जाता है जब इंडिया कोई इन्वेंशन करता है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, तो पाकिस्तान के पसीने छूटने शुरू हो गए कि यार बताओ पापा ने इतना बड़ा काम कर लिया। लेकिन हमें डीमोरलाइज करने के लिए भी ना ईश्वर ने एक सेटिंग कर रखी है और उसका नाम है चाइना। हम पाकिस्तान को देख के तो बड़े खुश होते हैं कि देखो हम हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, और वही चाइना को देख के डीमोरलाइज हो जाते हैं जब चाइना कहता है यार बताओ तुम अब प्रोजेक्ट लगा रहे हो, मैं तो ट्रेन बनाने जा रहा हूँ हाइड्रोजन से। यानी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चाइना में आज से कई साल पहले लग चुका था, आज वो ट्रेन अपनी ट्रेन चलाएगा, हाइड्रोजन पावर ट्रेन। और ये काम करने के लिए हमें अभी शायद और 10 से 15 साल लग जाए। तो चाइना हमसे 10-15 साल आगे रहता है और पाकिस्तान हमसे 10-15 साल पीछे रहता है। तो इसीलिए हम पाकिस्तान को देख के तो खुश होते हैं और चाइना को देख के बड़े उदास हो जाते हैं। तो फर्स्ट एशिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किसने अभी रन करी? चाइना ने। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, करेक्ट। चलो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर, वासनार अरेंजमेंट। अब ये वासनार अरेंजमेंट क्या है ये मैं आपको बता देता हूं कि ये क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अब जल्दी से मैं कुछ रिवीजन कर लेता हूं, जल्दी से मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आप फटाफट चैट सेक्शन पे मेरे को आंसर देते जाना। ये बताओ, मैंने अभी आपके साथ पूछा था प्रज्वला योजना, तो आप मेरे को बताओ कि प्रज्वला योजना क्या योजना थी, क्या ये प्रोजेक्ट है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ऋत्विक कटारिया बिल्कुल रेडी थे आंसर देने के लिए, एंड भूमि गुप्ता ने भी आंसर दिया, रिया शर्मा, साक्षी, लक्ष्य, भूमि, तनिषा एंड कृष्ण नारंग। करेक्ट है जी, वेरी गुड स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, करेक्ट है, वेरी गुड। इंडियन साइंस कांग्रेस कहां पे कंडक्ट हुई, कौन से स्टेट में इंडियन साइंस कांग्रेस हमने डिस्कस करी? 108, ऋत्विक कटारिया ने तो नंबर भी बता दिया, बट इन्होंने बोला केरला, जबकि बाकी स्टूडेंट बोल रहे हैं महाराष्ट्र। वेरी गुड, करेक्ट है, महाराष्ट्र में 108 साइंस कांग्रेस मैंने आपके साथ डिस्कस की, करेक्ट है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि महात्मा गांधी ने कितने साल साउथ अफ्रीका में स्पेंड किए फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट? ओके, सांध्या ने भी आंसर दिया है, तो आई फील वेरी हैप्पी जब कोई नया स्टूडेंट आंसर देता है चैट सेक्शन पे। तो तनिषा चोपड़ा भी आज काफी आंसर दे रही है चैट सेक्शन पे, वेरी गुड तनिषा, 20 इयर्स, करेक्ट है। अच्छा, फिर आप मेरे को ये बताओ, पाम लीव्स का म्यूजियम हमने किस स्टेट में स्टैब्लिश किया? यस, आईपैड, भूमि खन्ना। ओके, सो यस करेक्ट है, वेरी गुड, कुमुद, आईपैड, सांध्या, तनिषा, लक्ष्य गांधी, भूमि खन्ना, ऑल स्टूडेंट्स गिविंग आंसर केरला, तिरुवनंतपुरम, वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट आंसर है लव्या। मनस्वी सूद, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आप जल्दी से बताओ, वरुण एक्सरसाइज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी थी, आप मुझे बताओगे कि किस कंट्री के साथ हमने वरुण एक्सरसाइज कंडक्ट की है? वेरी गुड भूमि, लव्या, तनिषा, ऋत्विक, दर्पित, सांध्या, रिया, साक्षी, आईपैड, करेक्ट, परिधि, मनस्वी, फ्रांस के साथ, करेक्ट है, बिल्कुल। एंड एक्सरसाइज साइक्लोन हमने किस कंट्री के साथ कंडक्ट की? एक्सरसाइज साइक्लोन, ओके, सो लव्य इज वेरी फास्ट, कुमुद, भूमि, तनिषा, परिधि, ऋत्विक, रिया, ऑल स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर सर, इजिप्ट के साथ हमने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी, वेरी गुड है, करेक्ट है, बढ़िया। चलो ठीक है, डन, तो उसका मतलब तुम लोग क्लास में हो। ठीक है, अब आते हैं वासनार अरेंजमेंट क्या है, तो आप इसको इस तरह से समझ लो। ये अरेंजमेंट क्या है, बड़ा सिंपल, आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा देता हूं। 1996 में ये स्टेब्लिश हुआ था। पहले तो इसका ईयर देख लेते हैं कि ये स्टेब्लिश कब हुआ, 96 में। कितने कंट्री इस एग्रीमेंट में मेंबर है? 42। बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी कंट्री इस अरेंजमेंट इस एग्रीमेंट में मेंबर है, अगर वो इन फ्यूचर कोई भी वेपन्स बनाते हैं तो उनको सबके साथ शेयर करना है कि मैंने ये वेपन्स बना दिया। तो अगर आपको वेपन्स परचेज करना है तो मैं आपको एक्सपोर्ट कर सकता हूं। तो पर्पस क्या है इसका? ताकि आप कोई ऐसा वेपन्स तो नहीं बना रहे जो मानवता के लिए संकट पैदा कर दे। जैसे अब आप देखो ना, चाइना ने कोरोना वायरस स्प्रेड कर दिया, ऐसा ब्लेम लगता है, यूएस लगाता है कि ये कोरोना वायरस का जन्मदाता कौन है? चाइना। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि चाइना तो बेचारा खुद ही परेशान हो रहा है कोरोना वायरस से। खैर, प्रभु जाने कि सच्चाई क्या है, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है काफी सालों से कि ये आया कहाँ से। लेकिन ये केमिकल वेपन्स होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स इनको बोलते हैं। तो आप जो भी वेपन्स बनाएंगे इस
इस टीम में आपको मेंशन करना है कि मैंने ये वेपन्स बनाया और उसका पर्पस क्या है वो भी आपको डिफाइन करना है। तो इससे क्या है, थोड़ा ओपन बुक रहेगी कि आप कर क्या रहे हो अपनी कंट्री में, आपका क्या डेवलपमेंट है वो सब। तो बस इतनी सी बात। तो बस आपको क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंडिया विल ऑफिशियली एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ वासनार अरेंजमेंट इन दिस ईयर, यानी इस साल इस अरेंजमेंट का चेयरमैन किसको बनाया गया, इंडिया को। तो बड़ी धमाकेदार न्यूज है, G20 की प्रेसिडेंटशिप भी इंडिया को मिली और इस अरेंजमेंट की प्रेसिडेंटशिप भी इंडिया को मिली है इस बार। करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए मुझे लगता है ये क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में बनता है। करेक्ट है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, अगर कोई स्टूडेंट बताए। और स्पेशली मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सौरभ से एंड विदिता बजाज से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एंड मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जय जय बहल से। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? ओके, तो कुछ स्टूडेंट आईपैड ने आंसर दिया दिल्ली, ओके, बट लव्या ने बोला मुंबई, सौरभ ने बोला दिल्ली, एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? यस यस यस, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, दिल्ली में नहीं है। राइट। एंड अब आरबीआई के बारे में पहले इतना जान लें, कुछ आइडिया है आपको आरबीआई ब्रिटिशर्स ने बनाया या हमने आजादी के बाद इसको स्टैब्लिश किया? कुछ आइडिया हो अगर किसी स्टूडेंट को। और ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ स्पेशली किससे पूछे, तनिषा चोपड़ा से पूछ लेते हैं, हिती से भी पूछ सकते हैं, एंड मिस्टर गुलाटी से पूछ सकते हैं कि आरबीआई का ओरिजिन कब हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स ने बनाया या आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने? ओके, तो काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सर बिफोर इंडिपेंडेंस। बिल्कुल आंसर सही है, 1935। मैं आपको बता दूं इसका ओरिजिन ईयर। तो 1935 तो आप समझ ही गए, इसका मतलब ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया। और कब की बात है ये? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। राइट। तो 1 अप्रैल 1935 आरबीआई का ओरिजिन है। तो अब आते हैं जनवरी की न्यूज पर कि क्या न्यूज थी आरबीआई से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहली बात आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन आरबीआई का ब्रांड एम्बेसडर है। करेक्ट। और अमिताभ बच्चन बोलता रहता है कि भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखो, किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करो, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, कोई भी गड़बड़ हो जाए आपके साथ आरबीआई को आप बताओ। तो आरबीआई ने एक योजना चलाई है 2.0, उत्कर्ष 2.0। उसमें आरबीआई आरबीआई ने एक तरह से ऐसे मान लो कि आरबीआई पापा है सारे बैंकों का, जितने भी नेशनल बैंक और प्राइवेट बैंक है उनका बिग बॉस आरबीआई। तो आरबीआई इन बैंकों को समझाता रहता है टफ सिचुएशन बनाओ, टफ इस तरह से सिस्टम बनाओ कि कोई साइबर अटैक ना हो पाए। तो वो ये पर्पस है, ट्रांसपेरेंसी, बेस्ट इन क्लास, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आओ, एक्सीलेंस परफॉर्मेंस हो आप सभी बैंकों की। तो आरबीआई बैंकों को मोटिवेट करता रहता है। तो ये उत्कर्ष 2.0 2 साल के लिए एक योजना है टू मोटिवेट बैंक्स, राइट, कि एक्सीलेंट काम करो, भारत देश की जनता आपके बैंकिंग सिस्टम से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये आरबीआई इनको मोटिवेट कर रहा है बैंकों को। तो ये योजना है उत्कर्ष 2.0। करेक्ट, कि आपकी परफॉर्मेंस सब अच्छी हो। फिर भी देखो हैकर्स अपना काम कर जाते हैं। और मैंने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करी थी अपने रिलेटिव की, अभी पिछले हफ्ते 5 लाख रुपए मेरे रिलेटिव के बैंक से उड़ गए। हैकर्स ने उनको फोन किया, क्रेडिट कार्ड, मतलब मैं आपके साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज बी अलर्ट। स्टोरी क्या थी, उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा था मेरे रिलेटिव ने, और वो बैंक था एक्सिस बैंक। इनको काफी टाइम से कॉल आ रहे थे कि क्रेडिट कार्ड आप अपना एक्टिवेट कर लो। जो मेरी रिलेटिव है उनको टाइम नहीं लग रहा था उसको एक्टिवेट करने का। तो एक दिन उसने कॉल उठा ही लिया, काफी टाइम से वो कॉल कर रहा था पिछले 1 हफ्ते से। तो उसने कहा मैम आप एक्टिवेट करवा लो प्लीज, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका कार्ड। तो उन्होंने कहा अच्छा हम करवा लेंगे बैंक में जाके। कहने लगा नहीं मैम, बस मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ, आप खाली यस और नो का आंसर दो। उसने सिर्फ उनका नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, 2-3 बातें ऐसी पूछी जो उनको खुद भी नहीं पता थी, 1-2 मेल आईडी भी बता दिए कि ये आप ये वाला मेल यूज कर रहे हो। उसने कहा नहीं मैं काफी टाइम से यूज नहीं कर रही। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक ओटीपी आया वो शेयर कर दो। उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे कोई ओटीपी शेयर नहीं करना। कोई ओटीपी शेयर नहीं किया। 1 घंटे के बाद 3.5 लाख रुपए डेबिट हो गए उनके एक्सिस बैंक अकाउंट से। उसके 1 घंटे के बाद 1.5 लाख रुपए डेबिट हो गए, यानी 3 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए डेबिट कर दिए। तो बड़ी शॉकिंग है कि कुछ शेयर नहीं करा, खाली कंफर्मेशन ले रहा है वो, आपका नाम ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, बस खाली कंफर्मेशन। अब जब सामने वाला सही बोल रहा तो आप हाँ ही बोलोगे। अब कोई मेरे से पूछे आपका नाम पुनीत भाटी, मैं कहूंगा नहीं महेश है मेरा नाम, है ना। कोई मेरे से डेट ऑफ बर्थ मेरी सही बोले तो मैं बोलूंगा हाँ जी यस है।
तो अब आप देख लो कि कितनी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है हैकर्स की, कि वो कितने नए नए फंडे यूज कर रहे हैं। तो इसलिए आरबीआई ये इस तरह की योजनाएं चला रहा है बैंकों को कि आप भी स्ट्रांग हो जाओ जैसे हैकर्स स्ट्रांग हो गए। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से मनस्वी सूद आपको समझ में आ गया होगा कि उत्कर्ष 2.0 बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग करने की योजना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। करेक्ट मनस्वी सूद। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब यहां पर मैं आपके साथ पहले दो बातें डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से। शशि थरूर को पता नहीं अब आप लोग जानते हो या नहीं जानते, खैर बहुत फेमस ऑथर है, कांग्रेस के ग्रेट लीडर है। उन्होंने अभी एक बुक रिलीज करी है जनवरी मंथ में, और इस बुक का नाम है अंबेडकर अ लाइफ। तो अंबेडकर की लाइफ के ऊपर ये बुक है, शशि थरूर की, रिनाउंड ऑथर है। और जब इस तरह का कोई ऑथर बुक रिलीज करे तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आना बनता है। तो प्लीज आप इस बुक को जरूर राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पे भी, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलो। तो शशि थरूर वैसे क्यों फेमस हुए थे मैं आपको बता दूं, इनकी दो बुक्स ने बड़ा धमाका मचाया था। और वो इनकी दो बुक्स, मतलब बहुत पुरानी बुक्स हैं लेकिन फिर भी, जैसे एन ईरा ऑफ डार्कनेस बड़ी फेमस बुक थी, एंड व्हाई आई एम अ हिंदू, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है शशि थरूर की, जिससे इनको बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। एन ईरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम अ हिंदू। लेकिन करंट अफेयर्स में अंबेडकर लाइफ के ऊपर इन्होंने बुक रिलीज करी। करेक्ट। सो दैट इज द पर्पस टू डिस्कस शशि थरूर। एंड फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। करेक्ट। चलो अब मैं एक लास्ट न्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आपसे अब कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा। लास्ट न्यूज है दो स्लाइड्स बस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्लाइड नंबर 1, सेकंड लास्ट, इंडिया ने अभी सबसे ज्यादा ऑटो मार्केट में कारें जो है, व्हीकल्स जो है सोल्ड किए, और उसमें सबसे नंबर 1 हमेशा ऑलवेज चाइना टॉप पे रहता है। चाइना सबसे ज्यादा मार्केट में व्हीकल्स को सोल्ड करने वाला कंट्री, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अभी थर्ड नंबर पे इंडिया, जिसने सरपास करा है जापान को। करेक्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको याद रखनी है। मैक्सिमम कार ऑटो मार्केट में सबसे थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली इंडिया बिकेम दी कंट्री, राइट, सरपास जापान। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, FSSAI, आपने देखा होगा ज्यादातर हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उसमें FSSAI लिखा होता है। कोई आप में से स्टूडेंट मेरे को बताएगा, दृष्टि सरीन से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं और गुलाटी जी से, कि इसमें सेकंड एस का क्या मतलब है, या कुछ आपको आइडिया हो कि FSSAI स्टैंड्स फॉर? ओके, सो ऋत्विक कटारिया ने तो आंसर दे भी दिया है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके। एंड रिया शर्मा ने बोला है कि सर इसका मतलब है स्टैंडर्ड, सेकंड एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। ओके। एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? यस, लक्ष्य, कुमुद, लव्या, मनस्वी, निष्ठा, परिधि, ऋत्विक, रिया, साक्षी, सांध्या। सांध्या को मेरे ख्याल से करंट अफेयर समझ में आ रहा होगा, सांध्या की सेकंड क्लास है। एंड दृष्टि, सरीन, दर्पित। सो ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं, इसकी फुल फॉर्म आपको समझा दूं, FSSAI। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता हो, और कब से हमने पैक्ड फूड में इसको रखना शुरू करा, यानी सबसे पहले ये चेक करता है कि ये फूड हेल्थ वाइज अच्छा है या नहीं। अगर इसने बोला यस, तो वो फूड मार्केट में आएगा, वो पैक्ड फूड मार्केट में आएगा। तो ये एक्ट हमने कब से बनाया? 2006 से। तो ये क्यों हम करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अभी बासमती राइस को पहली बार इसने चेक करके और अपना ठप्पा लगा के मार्केट में बेचना शुरू करा है। FSSAI की परमिशन से बासमती राइस अब मार्केट में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का बासमती राइस अब कौन इशू करेगा? FSSAI। तो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, केरल बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। तो वैसे तो देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मेरा कॉमन सेंस तो केरल पे टिक लगाने का बनता, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा है? कुछ आइडिया है? भूमि गुप्ता, ब्रह्मज्योत कौर, रिया, साक्षी, द मैक्सिमम लिटरेट और लिटरेसी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मेरे ख्याल से नो डाउट एट ऑल, और आप लोगों ने भी यही आंसर दिया, केरला। और सेक्स रेशियो भी वेरी गुड ऋत्विक, सबसे ज्यादा फीमेल मेल्स पर
सेक्स रेशो बहुत अच्छा है केरला का। केरला जो है बहुत लिटरेट स्टेट है, और इतना लिटरेट स्टेट जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट हो, उसका डिजिटल बैंकिंग स्टेट बनना भी कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है कि बिल्कुल होना भी चाहिए। तो ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ज्यादातर मैक्सिमम लोग डिजिटल बैंकिंग यूज करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे अगर आप देखो अभी दिल्ली में भी, जैसे मैं दिल्ली कई बार बैंक बैंक में जाता हूँ, तो एक आदि कोई अम्मा जी या ताऊ जी तो मुझे मिल ही जाते हैं, बेटा फॉर्म भर दो हमारा, और आधा घंटा तो मैं 3-4 लोगों के फॉर्म भरने में ही लगा देता हूँ। तो मुझे अगर कोई 15 मिनट का काम हो ना, मैं 45 मिनट्स मान के चलता हूँ कि आधा घंटा मुझे लगेगा, जहाँ 3-4 लोग मुझे पकड़ेंगे, बुजुर्ग लोग जो कहेंगे बेटा फॉर्म भर दो, बेटा पैसे कैसे निकालने जरा बता दो। लेकिन केरल में अगर आप रहते हो तो इस तरह का कोई भी आपको बुजुर्ग आदमी बहुत रेयर मिलेगा जो बोलेगा बेटा फॉर्म भर दो, क्योंकि उसको पता होगा कैसे भरना है, और वो बैंक भी नहीं आ रहा होगा, घर बैठे ऑनलाइन ही फॉर्म फिल कर रहा होगा अपना। तो डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुका है केरला, फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। करेक्ट, ओके फाइन। सो लास्ट न्यूज जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस एमसीक्यू। लास्ट न्यूज है, हर साल हमारे यहाँ पर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में, और अगर आपको कुछ आइडिया हो तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में, फिर होता है फ्रेंच ओपन जून में, फिर होता है विंबलडन जुलाई में, और फिर होता है यूएस ओपन सितंबर में। तो चूंकि मैं जनवरी करंट अफेयर्स कर रहा हूं, तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन का मैन सिंगल और वुमेन सिंगल आपको बताऊंगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी रेंज में शायद फ्रेंच ओपन तक, जून तक भी शायद हम ना जाए, तो हम खाली ऑस्ट्रेलिया ओपन भी करेंगे तो शायद काम बन जाए। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का मैन सिंगल और वुमेन सिंगल कौन जीता वो आपको पता हो, और कब होता है, जनवरी में। तो कौन, सेबेलेंका, राइट। मंथ रिपीट कर देता हूं, ठीक है ऋत्विक। ऑस्ट्रेलिया ओपन है जनवरी, तो अभी आप ऑस्ट्रेलिया ओपन याद रखो जनवरी, फ्रेंच ओपन जून, फ्रेंच ओपन जून, विंबलडन जुलाई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है हर साल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनको सीरीज से लगा दो मंथ वाइज। फ्रेंच ओपन होता है आपका जून में, एवरी मंथ जून में। विंबलडन होता है आपका जुलाई में, एंड ये होता है आपका सितंबर में यूएस ओपन, राइट। तो ये मंथ वाइज बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन डिस्कस कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया ओपन का मैन सिंगल एंड वुमेन सिंगल। सो नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन मैन सिंगल, एंड सबेलेंका वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलिया ओपन विनर। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट न्यूज, जर्मनी बीट बेल्जियम मैंस हॉकी वर्ल्ड कप। मैंने आपको बोला था कि कोई भी स्पोर्ट्स सेक्शन का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट अगर हमारी रेंज में है 6 मंथ्स की, तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जर्मनी ने बेल्जियम को डिफीट किया, मैंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता, और आप देख सकते हो इनका जश्न, ये है मैंस हॉकी वर्ल्ड कप के विनर जर्मनी। और इंडिया की इसमें रैंक आप देख सकते हो, इंडिया की जो रैंक है वो है 9th रैंक इंडिया की थी, लेकिन विनर था इस बार जर्मनी मैंस हॉकी वर्ल्ड कप का। एंड स्पोर्ट्स सेक्शन की अगली धमाकेदार न्यूज थी, इंडिया ने डिफीट किया था इंग्लैंड को वुमेन्स अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप में। तो जर्मनी ने मैंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता, और इंडिया ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, वुमेन अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप। करेक्ट, दैट्स ऑल अबाउट जनवरी करंट अफेयर्स। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, और देखते हैं कि आपने कितना सिंसियरली मेरे को सुना आज इस क्लास में। लेकिन उससे पहले आपकी कोई भी क्वेरी, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी न्यूज जो आपकी मिस हो गई हो टेक्निकल इशू की वजह से, या आपको अचानक झपकी आ गई हो, या आप डिनर कर रहे थे साथ साथ सुनते सुनते और आप मिस कर गए, तो प्लीज आस्क मी, मैं आपको वो बता देता हूँ। और शुड आई आस्क एमसीक्यूज, क्या रेडी हैं आप सब लोग, पूछूं मैं कुछ एमसीक्यूज आपसे? ओके, थैंक यू मनस्वी, थैंक यू। ठीक है, तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, और जल्दी से आप मुझे इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर, yes, so this is question number 1, so please give the answer of this question. Please read it and give it fast. Okay, so ऋत्विक कटारिया का आंसर है डी। ओके, एंड मनस्वी ने आंसर दिया है 1A। ओके,
लक्ष्य का आंसर है 1A, ओके, एंड तनिषा चोपड़ा का आंसर है A, ठीक है। देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स के आंसर। संध्या, ओ वेरी गुड संध्या, आपने भी आंसर दिया 1A। सौरभ ने आंसर दिया है 1A, ओके, एंड कुमुद का भी आंसर है ओके 1A, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं। सो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस 8.3, बिल्कुल हमने डिस्कस किया, करेक्ट स्टेटमेंट है। शिवा चौहान वुमेन्स बनी फर्स्ट ऑफिसर ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन, बिल्कुल करेक्ट है जी। प्रेसिडेंट मुर्मू इनैगुरेटेड संविधान उद्यान इन जोधपुर। वैसे उस स्लाइड में ये न्यूज मेंशन थी, मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करी जानबूझ के, मैं देखना चाह रहा था कि आप उस स्लाइड को कितने ध्यान से देख रहे हो। तो वैसे मैं आपको बता दूं ये जयपुर है नॉट जोधपुर, तो दैट्स वाई रॉन्ग है। लेकिन ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मणिपुर नॉट मिजोरम, तो फोर्थ रॉन्ग है, 1 2 करेक्ट है। अगर मुझे थर्ड नहीं भी पता तो भी मुझे लगता है कि मेरा आंसर शायद निकल चुका है और इसका आंसर होगा 1 and 2 A ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन A ऑप्शन, करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, सो प्लीज गिव द आंसर। यस, वेरी गुड मनस्वी, जयपुर, इट वाज जयपुर। ओके, सो कुमुद और दर्पित का आंसर है सी, ओके। तनिषा चोपड़ा, रिया शर्मा, तनिषा सी, रिया शर्मा ए, ओके, एंड यस, व्हाट अबाउट सौरभ? सौरभ 2C, ओके करेक्ट। लव्या 2C, मनस्वी ए, ओके, एंड यस यस फास्ट, लव्या का आंसर है, लक्ष्य गांधी ने 2C, सांध्या ए, ओके। सो लेट मी चेक, देखते हैं आंसर। FSSAI स्टैंड्स फॉर द फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है। इट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड एक्ट 2006, बिल्कुल करेक्ट है। वासनार अरेंजमेंट इन वियना इंडिया ऑफिशियली एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ दिस 2024, नो 2023 की चेयरमैनशिप इंडिया को मिली है, दैट्स वाई रॉन्ग। और ये अंबेडकर लाइव शशि थरूर की बुक है, दैट्स वाई रॉन्ग। लेकिन अब हमें करना क्या है, नॉट करेक्ट देखना था हमें। तो अगर हमें नॉट करेक्ट देखना है तो मेरे ख्याल से 3 and 4 नॉट करेक्ट है, तो आंसर होगा डी, 3 and 4। तो आई थिंक होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या जिस स्टूडेंट नॉट करेक्ट ध्यान से नहीं देखा उसको समझ में आ गया होगा कि कहाँ उससे मिस्टेक हुई, और इसका आंसर बनेगा डी, 3 and 4, करेक्ट है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सो प्लीज रीड इट एंड गिव द आंसर। ओके, सो लक्ष्य गांधी ने आंसर दिया 3C, ऋत्विक का आंसर है सी, ओके, तनिषा चोपड़ा का आंसर है सी, भूमि गुप्ता डी, ओके, एंड यस यस यस, व्हाट अबाउट अदर्स? ऋत्विक एंड रिया शर्मा डी। सो मैक्सिमम स्टूडेंट सेफ्टी होता है, सिक्योरिटी नहीं, ओके। ओके ठीक है, उसको क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कुछ कंफ्यूजन है उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। वेल, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, फोर्थ लार्जेस्ट, नो, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बना है मार्केट ग्लोबली। FSSAI रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर पोटैटो, नहीं, राइस के लिए है। और कर्नाटका नहीं, केरला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट है। तो नॉट करेक्ट में तो मेरे ख्याल से ऑल नॉट करेक्ट, एंड द राइट आंसर इज डी। वेरी गुड एवरीवन। So how many of you, 3 out of 3, so please mention in chat section, आप में से किस स्टूडेंट ने आंसर दिया है करेक्ट वन? ओके, सो मैक्सिमम स्टूडेंट, भूमि गुप्ता के 3 out of 3 है, तो वेरी गुड स्टूडेंट। So let me clap for those students, those scored 2 out of 3 and 3 out of 3. So this is all about our today's class. Remaining part of January current affairs we'll discuss tomorrow, and हम लोग start करेंगे next current affairs, February current affairs. So thank you so much for participating in the class. We'll meet tomorrow. Okay, bye bye, good night. Thank you, sir.